सविता की दो बहुएं थी। बड़ी बहू निधि और छोटी बहू काजल। दोनों देवरानी जेठानी एक से बढ़कर एक थी। सविता सबसे ज्यादा अपनी छोटी बहू को प्यार करती थी क्योंकि वो दिखने में सुंदर और साथ ही दहेज में अपने साथ खूब सारा कैश, पैसे और आदि चीजें लेकर आई थी। ऐसे ही एक सुबह सब साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं तो वही निधि सभी को नाश्ता दे रही होती है। इसी बीच काजल भी वहाँ पर आ जाती है। अरे मेरी लाडो रानी उठ गई। काजल बहू जा जल्दी से नहा धो के फ्रेश हो जा और नाश्ता कर ले। आज नाश्ते में आलू के पराठे बने हैं, तुझे पसंद है ना, इसलिए बनवाए हैं मैंने। सासू माँ, मुझे आलू के पराठे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आप दीदी से बोलकर पनीर के पराठे बनवा दो ना, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, तू जाकर फ्रेश हो जा। मैं अभी निधि को बोल के तेरे लिए पनीर के पराठे बनवा देती हूँ। सास अपनी बड़ी बहू को पनीर के पराठे बनाने के लिए कहती है। बेचारी निधि अपनी सास को कुछ नहीं कह पाती है। तभी निधि का ससुर कमलेश अपनी पत्नी सविता से कहता है, अरे सविता, क्यों बेकार में बड़ी बहू को परेशान करने में लगी रहती हो। अरे तुम अच्छे से जानती हो कि बेचारी के ऊपर काम का कितना प्रेशर है। सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है। और एक तुम हो और छोटी बहू जो एक गिलास पानी तक नहीं पिला सकती किसी को। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बोलो ना। अरे मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा निधि बहू को भी टाइम दो। तुम दोनों घर का सारा काम अकेले उससे ही करवाते हो। मैंने आपको 1000 बार बोला है कि औरतों के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। ये हमारा मामला है और हम सारे निपट लेंगे। आपको बीच में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ना ही घुसे तो बेहतर होगा आपके लिए। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। मैं समझाने का मतलब है बहस के आगे बीन बजाना। अरे तो किसने कहा है आपको बीन बजाने के लिए? बीन अपने पास ही रखो। अरे एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर निधि की जगह तुम्हारी खुद की बेटी होती तब तुम्हें कैसा लगता? एक बार तुम खुद सोच कर देखो कि जाने अनजाने में तुम निधि के साथ गलत तो कर ही रही हो। सास ससुर की लड़ाई खत्म होने से पहले निधि अपनी देवरानी के लिए पनीर के पराठे बनाकर तैयार कर देती है और डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है। थोड़ी देर बाद देवरानी नहा धोकर नाश्ता करने के लिए आती है। सासू माँ, सुबह सुबह ही मेरा मूड खराब हो गया। अरे पनीर के पराठे में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। कितने मन से कहा था मैंने कि मुझे पनीर के पराठे खाने हैं। हे भगवान, आखिर कब निधि को समझ आएगा कि खाना कैसे बनाया जाता है। अरे आखिर ऐसी कौन सी सीख लेकर आई है तू अपने मायके से, जो तुझे खाना ही नहीं बनाना आ रहा है। तू जानबूझ के अपनी देवरानी के लिए ऐसा खाना बनाती है ना? नहीं सासू माँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं जानबूझकर क्यों खाना खराब करने की कोशिश करूंगी। और वैसे भी काजल मेरी छोटी बहन है और मैं काजल के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अरे रहने दे, अगर तुझे मेरी बहू का ख्याल नहीं रखना है तो साफ साफ मना कर दे। मैं अपने हाथों से अपनी बहू के लिए पनीर के पराठे बना के तैयार कर देती हूँ। तू ना जानबूझ के मेरी बहू का ना मूड मत खराब किया कर। अरे अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो उठो और जाओ किचन में। किचन में और भी पनीर रखा होगा, जाकर अपनी बहू के लिए फिर से पनीर के पराठे बनाकर तैयार कर दो। इसमें बहस करने वाली भला क्या बात है भाई? आप तो चुप ही रहो। जब देखो जब अपनी बड़ी बहू की तरफदारी करने में लगे रहते हो। मैं हमेशा सही का साथ देता हूँ, तुम्हारी तरह भेदभाव करना नहीं आता मुझे। काजल गुस्से में नाश्ता छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को सविता के ननंद अनीता अचानक से घर आ जाती है। दोनों बहुएं अनीता के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है। जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहुओं। वैसे सच बताऊं, सविता तो तेरी बड़ी बहू बहुत गुणी है। अरे क्या स्वाद है इसके हाथों में। बहू तू बहुत टेस्टी खाना बनाती है। शुक्रिया बुआ जी। चलिए आप बैठो, मैं भी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ और साथ में कुछ नाश्ता भी लेकर आती हूँ। निधि अपनी बुआ सास के लिए चाय नाश्ता बनाने के जुगाड़ में लग जाती है और किचन में चली जाती है। तो वहीं काजल बड़े आराम से सोफे पर बैठकर किसी फ्रेंड से बात कर रही होती है। ये देखकर अनीता को अजीब लगता है और अनीता अपनी भाभी से कहती है, वैसे भाभी आप बुरा मत मानिएगा, आप अपनी दोनों बहुओं में अंतर करती हो। हाँ मैं जानती हूँ कि काजल बहू खूब सारा दहेज लेकर आई है,
और निधि बहू एक गरीब परिवार से है, इसलिए वो साथ में दहेज नहीं लाई। तो आप ऐसा बर्ताव करते हो उसके साथ जैसे वो आपकी बहू ही ना हो। देखिए, आपकी बड़ी बहू ने ना पूरा घर संभाल रखा है, अगर वो ना हो ना तो पूरे घर का सत्यानाश हो जाएगा। अरे अरे अनीता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी काजल बहू बहुत गुणी है। अगर कल को निधि अपने मायके चली जाती है तो मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरी काजल बहू के अंदर बहुत सारे गुण हैं। वो घर का सारा काम खुद ही कर लेगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो अपनी दोनों बहुओं को परख के देख लो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी बहू गुणी है और कौन सी संस्कारी। अनीता की बात सास के दिमाग में घूमने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद सास अपनी बड़ी बहू को उसके मायके भेज देती है और अपनी बड़ी बहू को मायके भेजने के बाद वो अपनी छोटी बहू से कहती है, काजल बहू, निधि तो अब अपने मायके गई हुई है। अब तुझे ही घर का सारा काम संभालना है। सुबह उठ के सबके लिए नाश्ता बनाना है, फिर दोपहर का खाना बनाना है और फिर रात के खाने की तैयारी करनी है। सासू माँ, आप ये क्या कह रही हो? आप तो जानती हो ना कि मुझसे घर के काम वाम नहीं होते। और आपने सोच भी कैसे लिया कि जेठानी जी की गैर मौजूदगी में मैं घर का सारा काम करूंगी? अब जब तक जेठानी जी वापस नहीं आती ना, तब तक एक नौकरानी रख लेते हैं हम। अरे बेटा, तो बहू के होने के बावजूद भी मैं घर में नौकरानी क्यों रख? जितनी साफ सफाई घर की बहुएं कर लेती हैं ना, उतने नौकर नहीं कर पाते हैं। सासू माँ, अब आप ये खुद ही देखो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि मैं तो घर का एक काम नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरी भी एक बात कान खोल के सुन ले। अगर तू किसी का काम नहीं कर सकती तो तेरा भी काम कोई नहीं करेगा। अब तुझे अपना सारा काम खुद करना पड़ेगा। अपने पति को लंच बना के देना, अपने पति के कपड़े धोने और सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। ऐसे ही अब सास बड़ी बहू को घर पर बुला लेती है। निधि के आते ही सास ने ठान लिया था कि अब वो काम का बंटवारा करके रहेगी। ऐसे ही एक दिन अपने पूरे परिवार वालों के सामने सास बोलती है, ये मेरा घर है और इस घर की मुखिया होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है मैं दोनों बहुओं को बराबरी का काम दूं। इसलिए सुबह का काम काजल करेगी और रात का काम निधि बहू करेगी। झाड़ू पोछा लगाना सारा काम काजल ही करेगी और बर्तन धोने का काम निधि बहू करेगी। सासू माँ, ये सब क्या है? मुझसे घर का एक काम नहीं होता। घर का काम तो खैर किसी से भी नहीं होता है काजल बहू, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है ना, वो अपना काम खुद ही करता है। अब फैसला तेरे हाथों में है। अगर तुझे काम करना ठीक लगता है तो सही है, वरना तू अपना और अपने पति का आशियाना ढूंढ ले, क्योंकि मैं तुझे इस घर में नहीं रखने वाली। फिर सासू माँ, रहने दीजिए ना, जो जैसा चल रहा था वैसे ही रहने दीजिए। अगर काजल को घर का काम करना पसंद नहीं है या फिर उसे घर का काम करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगी। नहीं निधि बहू, हमने बहुत छूट दे दी थी काजल बहू को। अब इसे समझ नहीं आ रहा है कि इसकी जिम्मेदारी क्या है, तो इसके लिए यही सजा है। अब ये शादीशुदा है, इस घर की बहू है और बहू होने के नाते इसे भी तो अपना फर्ज निभाना आना चाहिए ना। सास के फैसले से पूरा परिवार खुश हो जाता है, सिवाय काजल के। और काजल को मजबूरन अपनी सास का फैसला मानना पड़ता है और अब काजल को भी सास की बात मानकर घर के कामकाज में अपना पूरा योगदान देना पड़ता है। नीलम रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी कि तभी वहाँ नीलम से उसकी सास माला आकर कहती है, अरे बहू, आज नाश्ते में क्या बना रही है? कुछ अलग बन रहा है या रोज की तरह वही सब बना रही है? नहीं नहीं माँ जी, आज तो मैं सबके लिए कुछ स्पेशल बना रही हूँ। आज मैंने सबके लिए छोले पूरी बनाई है। काफी दिन हो गए थे ना, हमने ऐसा कुछ खाया भी नहीं था ना, इसीलिए। अरे ये तो बहुत अच्छा किया तूने। अच्छा हुआ छोले पूरी बना दी, मुझे भी ऐसा ही कुछ खाने का मन कर रहा था। देखा माँ जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपको क्या खाना है। अरे मेरी बहुरिया है ही इतनी समझदार। अरे अब तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये जो तेरी देवरानी आए वो भी तेरी तरह समझदार आ जाए और उसके हाथों में भी तेरे ही जितना स्वाद हो। माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हो? अगर स्वाद नहीं भी होगा तो आपकी बड़ी बहू तो है ही ना। मैं आपको रोज रोज एक से बढ़कर एक अच्छा खाना खिलाऊंगी। अरे बहू, तुझ पर तो मुझे आंखें बंद करके विश्वास है। जब से तू शादी करके इस घर में आई है तब से तूने ही तो सब कुछ संभाला है। अरे मुझे तो रसोई में आना ही नहीं पड़ता और तू सब कर देती है। माँ जी, आप कैसी बातें करती हो? मेरे होते हुए आप रसोई में जाओगी? पाप लगवाना है क्या मुझको? आप सासू और सास का काम हुक्म चलाना होता है, ना कि काम करना।
अच्छा बहू, तो काम कर ले, मैं तुझे अब और परेशान नहीं करूंगी। कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। कुछ दिनों बाद माला के छोटे बेटे अरुण की भी शादी हो जाती है और शादी के बाद माला की छोटी बहू दिव्या की पहली रसोई का दिन आता है और वो रसोई में सबके लिए चीज पराठा बना रही थी। तभी वहाँ नीलम आती है। अरे दिव्या, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है। आज सबके लिए कुछ खास क्या बना रही हो? मैं सबके लिए चीज पराठे बना रही हूँ। मैंने सोचा आज क्यों ना सबके लिए पराठे हो जाएं। और वैसे भी मैं बहुत अच्छे चीज पराठे बनाती हूँ, देखना सबको बहुत पसंद आएंगे। बना लो जो भी बनाना हो, लेकिन यहाँ पर सबको मेरे हाथ का ही खाना पसंद आता है। फिर चाहे कोई कितना भी अच्छा है क्यों ना बना ले, लेकिन कोई नहीं, तुम भी कोशिश कर सकती हो। दीदी, पहले भले ही सबको आपके हाथ का खाना पसंद आता होगा, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। देखना कैसे देखते ही देखते मैं सबकी मनपसंद बहू हो जाऊंगी। अच्छा जी, चलो तुम इतना बोल ही रही हो तो हम भी तुम्हारे हाथ का खाना खाकर देख ही लेंगे। दिव्या और नीलम दोनों ही मन एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब दिव्या सबके लिए पराठे बना देती है और नाश्ते के लिए टेबल पर लगाती है, तभी वहाँ पर घर के सभी लोग खाना खाने आते हैं। माला और नीलम का पति दीपक जैसे ही चीज पराठा खाता है तो दोनों को वो पराठे बहुत पसंद आते हैं। वाह दिव्या बहू, आज तो सच में ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों बाद कुछ अलग खा रही हूँ। माँ बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत ही अच्छे पराठे बने हैं। दिव्या, मुझे 2 पराठे और देना। बहू मुझे तो दे दे, और वैसे भी इतने अच्छे पराठे मैं नहीं खा पाती हूँ, लेकिन अब तूने इतने अच्छे बनाए हैं कि रुका भी नहीं जा रहा। नीलम बहू, तू भी दिव्या बहू से ऐसे ही पराठे बनाने सीख ले तो मजा आ जाए। माँ जी, आप लोग तो ऐसे तारीफ कर रहे हो जैसे आपने आज से पहले इससे अच्छे पराठे कभी खाए ही नहीं हो। अरे आप लोग तो इससे कई ज्यादा अच्छे पराठे खाते हो मेरे हाथों के। नीलम, तुम भी पराठे अच्छा बनाती हो, लेकिन ना दिव्या के हाथ के पराठे की बात ही कुछ अलग है। अरे क्या स्वाद है। अरे एक बार तुम भी खा के देखो, तुम खाओगी ना, पक्का कह रहा हूँ, तुम भी ना दिव्या की फैन हो जाओगी। अब तो कहना पड़ेगा भाई, आप पराठे हो तो दिव्या बहू के हाथ के पराठे हो, वरना पराठे हो ही ना। देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि मैं पराठे बनाऊंगी तो सब आपके हाथ का खाना भूल जाएंगे, और देखो वही हुआ। यहाँ कोई आपके बनाए खाने को पूछ भी नहीं रहा है। क्या दीदी, आप भी ना। आज तो इसने सबकी तारीफें बटोर ली, लेकिन देखना मैं भी कम नहीं हूँ। कल ऐसे पराठे बनाऊंगी ना कि आज जिस तारीफ से इतना उड़ रही है ना, कल उतनी ही जोर से जमीन पर आकर गिरेगी। नीलम को बहुत गुस्सा आता है और जब सब लोग दिव्या की तारीफ करते हैं और वो अगले दिन सबके लिए प्याज के चटपटे से पराठे बनाती है। और जब सब वो पराठे खाते हैं तो जैसे ही माला वो पराठे खा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन सुजाता आती है और वो भी माला के साथ साथ पराठे खाने लगती है। बाहर कहीं से मंगवाए हैं क्या ये पराठे? अरे नहीं, ये मेरे बहू नीलम ने बनाए हैं। क्यों, क्या हुआ, तुझे अच्छे नहीं लगे क्या? अरे इतने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं कि मैं क्या ही कहूँ। सही है माला, तेरा तो घर में इतनी अच्छी बहू मिल गई जो इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है। आंटी, आपको पराठे इतने पसंद आए? अरे भाई, पसंद कैसे ना आई, तूने बनाया ही इतना अच्छा है। मैं तो कब से तुझे जानती हूँ माला, लेकिन अब तक मुझे ये नहीं पता था कि तेरी बहू इतना अच्छा पराठा बनाना भी जानती हैं। अब मैं अपनी तारीफ क्या ही करूँ। कुछ लोग होते हैं जो खुद के आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अच्छा बनाती हूँ पराठा, लेकिन कभी घमंड नहीं किया है। नीलम अब खुद ही अपनी तारीफ के पुल बांधे जा रही थी कि तभी वहाँ दिव्या अपने हाथ के लच्छेदार पराठे लेकर आती है और वो सुजाता को खिलाती है। सुजाता को लच्छे वाले पराठे भी बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, ये भी कितना बढ़िया है। दिव्या बहू, तूने बनाया है? जी, ये मैंने ही बनाया है। मैं तो आलू के पराठे इससे भी कहीं ज्यादा अच्छे बनाना जानती हूँ। आपको नहीं पता, लेकिन मेरे मायके में सब लोग मेरे हाथ के पराठों की ही तारीफ करते हैं। अरे माला, कहाँ से ऐसी हीरे जैसी बहुएं लेकर आई है? बिल्कुल हीरा है, हीरा। और इनके हाथ के पराठे तो सच में खाकर मजा ही आ गया। अच्छा नीलम और दिव्या बहू, जरा कुछ पराठे मेरे घर के लिए भी दे दो। दिव्या और नीलम अब हर जगह खुद को ही बस आगे देखना चाहती थी। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे, लेकिन अब भी दोनों की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। कुछ दिनों बाद नीलम ने प्याज के पराठे और वेज सब्जी वाले पराठे और दूसरी तरफ दिव्या ने आलू, चीज और लच्छा पराठे बनाकर तैयार कर लिए थे, जिसे देखकर माला और दीपक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे तुम दोनों ये क्या बेचने निकली हो? तुम दोनों ने ये 5 पराठे क्यों बनाए हैं? माँ जी,
कि दिव्या कुछ ज्यादा ही बनती है। आपको नहीं पता, लेकिन ये खुद को मास्टर शेफ समझती है। और आपको पता है कि ये क्या बोलती है कि मुझसे अच्छा पराठा तो कोई बना ही नहीं सकता है। हाँ तो पूरी बात बोलो ना दीदी। मैं ही नहीं बल्कि आप भी तो यही बोलती हैं कि आपसे अच्छे पराठे कोई नहीं बना सकता। और जब मेरे अच्छे पराठों की तारीफ हुई तो आपको जलन हो रही है। अच्छा, तो मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुमसे जलती हूँ? माँ जी, देख रही हो ना आप अपनी छोटी बहू को, ये मुझे क्या बोल रही है कि मैं इससे जलती हूँ। माँ जी, दीदी तो अपने आगे किसी को समझने वाली ही नहीं है। लेकिन आप भी तो जानती ही हो कि मुझसे अच्छे पराठे कोई नहीं बनाता। आप बताओ माँ जी कि मैं अच्छे पराठे नहीं बनाती हूँ। माँ जी की चुप्पी से तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कि मैं अच्छे पराठे बनाती हूँ? नीलम, तुम भी समझने की कोशिश करो कि ना दिव्या तुमसे छोटी है, तुम्हारी देवरानी है। अरे यार, वो कुछ कह भी रही है, कर भी रही है तो क्या हो गया? अरे छोड़ दो ना, बच्चा समझ के माफ कर दो। तुम क्यों उससे आगे बढ़ना चाहती हो? अरे हमारे लिए तुम दोनों एक बराबर हो, ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है। आपको अपने भाई की बीवी की तारीफ करनी है तो खुल के करो ना। ये क्यों बोल रहे हो कि हम दोनों बराबर है? मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि हम दोनों एक बराबर है, बल्कि दिव्या तो मेरे आसपास की भी नहीं है। बस करो तुम दोनों। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम दोनों घर की बहुएं हो, लक्ष्मी हो, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो लड़ना है बस। तो चलो अब एक काम करते हैं, तुम दोनों अपने इन 5 परोठों की दुकान खोल लो और बेचना शुरू कर दो। जिसकी ज्यादा बिक्री हुई वो खुद समझ जाना। माला के कहने पर वो दोनों अब दुकान खोल लेते हैं और दोनों की दुकान बहुत अच्छी चलती है। लेकिन जिस दुकान को बस एक मुकाबले के लिए खोला गया था, अब उस दुकान को वो पैसा कमाने के साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सरला अपने बेटे चमन से परेशान रहा करती थी क्योंकि वो शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। चमन देख, कल तुझे देखने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं, तो मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि तुझे कहीं जाना है या ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है कोई। माँ, मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बता दिया है ना कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो आप मेरी बातों को मानते क्यों नहीं हो? पहले ही मेरी जिंदगी इतनी खराब हो चुकी है। तो क्या मेरे पसंद की लड़की से शादी करके तूने अपनी जिंदगी बर्बाद की है? तेरा अपना किया धरा था जो तू उस लड़की को इस घर में मेरे मना करने पर भी लाया था। माँ, मुझे आप फिर से सुनाने मत लगो। मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। अगर मैं ऑफिस टाइम पे नहीं पहुँचा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चमन शादीशुदा था। उसकी पहली पत्नी पूजा उसका पहला प्यार थी। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन पूजा चमन को बार बार विदेश ले जाने की जिद करती रहती। लेकिन चमन अपने ऑफिस के कामों में फंसे होने के कारण पूजा को कहीं ले ही नहीं जा पाता था, जिस वजह से पूजा को किसी और से प्यार हुआ और पूजा उसके संग विदेश पहुंच गई। अरे सरला, क्या हुआ? क्यों इतनी उदास बैठी है? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं विमला, तू तो जानती है ना चमन की शादी को लेकर कितना परेशान चल रही हूँ, और वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ सरला, उसके बिना बताए किसी मंदिर ले जाकर शादी कर दे। अरे विमला, कल को लड़की को तो वही रखेगा, कहीं छोड़ दी तो क्या करूँगी मैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तो सब कुछ कहकर थक गई हूँ, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहा है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और सरला को अपने बेटे की शादी और उसके बढ़ती हुई उम्र की टेंशन हो रही थी। अब देर रात सरला हॉल में बैठी हुई थी। माँ, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों दिख रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे क्या, मैं मर जाऊं काम करते हुए या मुझे कुछ हो जाए, पोता पोती का बिना मुंह देखे। माँ, अब इसमें पोता पोती शादी कहाँ से आ गया? जब देखो आपका सिर्फ एक ही डायलॉग होता है। तुझे मेरी कसम है चमन, तुझे मैं जिस लड़की से बोलूंगी तू शादी करेगा। माँ, ये कैसी जबरदस्ती है? क्या है ये सब? आपको कहा तो है मैंने कि मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। हाँ हाँ, क्यों सुनेगा तू अपनी बूढ़ी माँ की? तेरा बाप तो मुझे भरी जवानी में छोड़कर चला गया, लेकिन मुझे यहाँ तेरे जैसे नालायक बेटे के साथ छोड़ गया। मेरा एक कहना नहीं मानता, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? जो करना है वो कर लेना, नहीं करूँगा मना शादी के लिए, जैसी आपकी इच्छा। हाँ, तो कल ही तुझे लड़की वाले देखने आने वाले हैं। जब कल ही मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं तो इतना ड्रामा क्यों किया जा रहा है? जब सब कुछ पहले से ही फिक्स हो चुका है तो फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है? अब सरला के बेटे चमन को लड़की वाले देखने आते हैं और बात भी बन जाती है, और लगे ही हाथ कुछ दिनों में चमन की शादी सोनिया से हो जाती है और सोनिया भी अपने ससुराल आती है। एक रोज सरला अपने बेटे चमन से कहती है, बेटा आज मेरा उपवास है, तो तू बहू को बाहर से खिला ला। मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, उसे अगर कुछ खाना ही है तो घर में बनाए और खाए। जी चलिए ना,
माँ जी इतना कह रही है तो मुझे भी बाहर का कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। अब चमन ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को बाहर खाने पर लेकर जाता है। मुझे तो बिरयानी खानी है, बहुत समय हो गया है कुछ अच्छा खाए हुए। 2 प्लेट बिरयानी लगा दो भैया। ये बिरयानी के ढाबे के मालिक तो मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। कहाँ देखा है इसे? कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ? अरे ये तो मुस्तफा है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। अब मजा आएगा जब ये मेरे हैंडसम से पति को देखेगा। ये तो सोनिया ही है। और ये इसके साथ कौन है? अच्छा, तो शादी कर ली इसने। ओह, ये भी इधर ही देख रहा है। थोड़ा अपने पति के करीब बैठने की कोशिश करती हूँ। बड़ी आई मुझे जलाने वाली, इसके जैसी 10 आएगी और 10 जाएगी। बड़ा आया मुर्गी चोर, उस रात पीकर मेरे घर नहीं आया होता तो आज ये मेरा होता। अब सोनिया जानबूझकर अपने पति चमन के साथ चिपक कर बातें कर रही होती है, तो कभी चमन के कंधों पर हाथ रखती। ये सब देखकर मुस्तफा जल रहा होता है। तभी वो अपने यहाँ के लड़की छोटू से कहता है, ओ छोटू, यहाँ आइयो। वो देख, कोने में देख रहा है? हाँ, वहाँ जा और उन दोनों को बोल, और कुछ चाहिए तो दे दे उनको, और नहीं चाहिए तो बिल ले और भगा उनको वहाँ से, और बोल दे दुकान बंद करने का समय हो चुका है, निकल लो यहाँ से। और कुछ खाना का भैया? अगर हो गया हो तो चलो दुकान से कट लो, बंद करने का समय हो गया है। हाँ हाँ जा रहे हैं, ये पकड़ अपने पैसे। अरे सोनिया, ये क्या तरीका है पैसे देने का? उसे तुमने पैसे फेंक कर क्यों दे दिए? आपने देखा नहीं कैसे वो हमें देखकर कह रहा था, खा लिया हो तो जाओ, दुकान बंद करना है। अच्छा ठीक है, चलो अब घर चलो। माँ अकेली होगी घर पे, हमारा इंतजार कर रही होगी। अब चमन और सोनिया घर आ जाते हैं। सरला भी अपनी बेटी बहू को साथ देखकर खुश हो रही थी। अब अगले रोज देर शाम सोनिया अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी मैं क्या कह रही थी, आज भी खाना रहने देते हैं क्योंकि मुझे आज भी कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है और मैं उनके साथ बाहर जाऊंगी तो थोड़ा वो मुझसे बातचीत भी करेंगे। घर में तो वो मुझसे दूर दूर ही रहते हैं। अरे बहू, ये तो तू एकदम सही कह रही है। मैं तो कहती हूँ रात का डिनर तुम दोनों बाहर ही किया करो, ताकि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ समय भी मिले। अब जैसे ही चमन ऑफिस से आता है, वैसे ही सोनिया चमन के साथ बाहर जाने की जिद करने लगती है और चमन भी हार कर सोनिया को हाँ कर देता है। अब सोनिया जानबूझकर चमन को उसी बिरयानी के ढाबे पर ले जाती है जहाँ वो कल गई थी। आज फिर आगे कल मुही तू? अरे यार, जब देखो तब मुंह उठा के चली आती करमजरी नास पीटी। अरे प्यार व्यार हो गया क्या तुझे मुझसे? हाँ, जो जब देखो तब मुंह उठा के आती है। तेरे बाप का घर है क्या ये? सॉरी भाई साहब, आप किसे कह रहे हैं ये सब? अरे भाईजान, आप कैसी बात कर रहे हो? आप तो हमारे कस्टमर हो, मैं आपको ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो आपके बगल में जो मेरी फीमेल डॉग है ना, मैं उसे कह रहा हूँ। आप तो गलत समझ रहे हो। अरे मैंने देखा ही नहीं, वैसे बड़ी प्यारी है। लेकिन काटती भी है। अरे पता नहीं दिन में कितनों को काटती होगी। जब देखो तब मुंह उठा के चली आती है। एक नंबर की डायन है, डायन। मैं तो कहता हूँ डायन विश्वासनी इससे 100 गुना अच्छी होती है। मेरा मन करता है ना इसको 2 रख के दूं, लेकिन क्या करूँ, घर वालों ने तमीज सिखा रखी है, इसलिए इसे कुछ कह नहीं पाता। और मैडम जी, आप क्यों मुंह बना रही हो? जाइए खाना खाइए। अच्छी दोस्ती है आप दोनों की। जरा आप हमारे लिए 2 प्लेट बिरयानी लगवा दो। बिरयानी खाने कुत्ते तुझे, वो भी डायन के साथ आके। अभी देता हूँ तुम दोनों को बिरयानी। इतनी तीखी बिरयानी दूंगा दोनों को कि यहाँ दोबारा नजर नहीं आओगे। जानबूझकर अपने पति को लेके आती नहीं डायन, मटकते हुए। अब पता चलेगा इसे, कभी मटकने के लायक नहीं बचेगी। मुस्तफा बार बार सोनिया को देख रहा होता है और सोनिया भी मुस्तफा को देखकर मुंह बना रही थी। ये सब पास बैठा चमन भी देख रहा था। तभी वो अपनी पत्नी सोनिया से कहता है, अच्छा, वैसे पहले कभी तो तुमने ऐसे बिरयानी नहीं खाई ढाबे पे आकर के? नहीं नहीं, मुझे तो इस ढाबे के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं ये सब? क्योंकि तुम्हारी उस बिरयानी वाले ढाबे वाले के पुराने ताल्लुकात हैं। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? बताओ, इस मुस्तफा को कब से जानती हो और कैसे? आपको कैसे पता चला कि मैं इससे पहले से जानती हूँ? मैं जब हाथ धोने गया था तब वो लड़का जो काम कर रहा है उसने ही मुझे बताया ही सब कुछ। दरअसल वो मुस्तफा मेरा एक्स है, लेकिन अब मेरा इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। तभी तुम 2 दिनों से यहाँ इसे देखने आ रही हो, जब कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, इसके साथ मेरा कुछ भी नहीं है। और इसने जब पीकर घर में घुसकर मेरे पिता से मेरा हाथ मांगा था तो सबने इसे बहुत मारा था। तो तुम इससे प्यार करती थी या करती हो? सच बताओ मुझे। मैं तो आपके साथ यहाँ इसे जलाने के लिए आती हूँ।
ये मुझे ना पहले पसंद था और ना ही कभी होगा। अब बिना कुछ खाए पिए ही चमन सोनिया को घर ले आता है और घर आते ही अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने आपको मना ही किया था कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन आपने मेरी एक भी ना मानी। मुझसे पूछे बिना मेरा रिश्ता इसके साथ करवा दिया। इसका किसी के साथ चक्कर था पहले। बहू, ये चमन क्या कह रहा है? तेरा किसी के साथ चक्कर था? एक मिनट, अगर इसका चक्कर किसी के साथ था ना, अब तो नहीं है ना? और क्या तेरा चक्कर नहीं था? अपनी माँ की ये बात सुनकर चमन कुछ भी नहीं कहता, लेकिन आज के बाद वो अपनी पत्नी को कहीं भी बाहर खाने पर नहीं लेकर जाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।